सो केमिकल रिएक्शन के बाद नाउ वन कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉन्फॉर्मेशंस. ओके, चलो. सो कॉन्फॉर्मेशंस क्या है? वेरी इजी. पढ़ता हूँ, वे बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें जो समझना है वो मैं तुम्हें इजीली समझा दूंगा. ओके, चलो. अल्केन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, हाँ पता है. फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड which is not disturbed due to the rotation about its axis. मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पर्टिकुलरली सब होगा, जैसे कि ऐसा समझो इथेन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और ये कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और ये कार्बन और कार्बन भी जुड़े हुए हैं, तो 4 हो गए दोनों कार्बन के. ये क्या हो गया हमारा इथेन, C2H6. तो सब ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन और उसके 3 हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, सब सिग्मा बॉन्ड ही है. तो क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड. मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके दोनों साइड सेम ही इलेक्ट्रॉन होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का सेम होगा. ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन वहां पे 3 हाइड्रोजन, तो डिफरेंट हो जाता. डन. तो सेम ही है. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन 3 हाइड्रोजन, लाइक दैट. अगर ये तो 2 है सर, 3 लिए तो एक ही लिया, तो सपोज एक कार्बन लिया, तो देखो ना ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर, तो सब कुछ सेम है. सिमेट्री है ना, जितना इधर इतना इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, लाइक दैट. ओके, सो this permits free rotation about carbon carbon single bond. इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सिमेट्री की वजह से क्या होता है? हम कार्बन कार्बन के बॉन्ड को क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं. ओके, सो फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. This rotation results into a different spatial arrangements of the atoms in the space which can change into one another. मतलब अगर हम ऐसे रोटेट करें तो दिखेगा अलग से, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स. वो स्पेशल चाय वाला स्पेशल नहीं, SPATIAL वाला. ओके, वो स्पेशल मतलब क्या? स्पेस रिलेटेड. ओके, तो स्पेशियल अरेंजमेंट्स मतलब दूसरी अरेंजमेंट मिलेगी. मतलब इन शॉर्ट अगर तुम्हें बताऊं, जैसे कि ऐसा समझो, यहाँ कार्बन, ये कार्बन है, ओके, और ये कार्बन है दूसरा, ये दोनों कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं. ये अंगूठा है, वो एक हाइड्रोजन है. फिर वहां से ऐसे दूसरे दो हाइड्रोजन भी होंगे. ओके, टोटल ऐसे देखो, ये 2 हाइड्रोजन, ये अंगूठा तीसरा, फिर ये 2 हाइड्रोजन और ये अंगूठा तीसरा. ओके, और ये चौथा, ऐसे जुड़े हुए हैं. अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसे जुड़े हुए हैं तो सिग्मा बॉन्ड है, सिमेट्री है, जैसा यहाँ है ऐसा यहाँ, तो ये रोटेट हो सकता है. हाँ चलो ठीक है, रोटेट हो सकता है, तो रोटेट करो. तो रोटेट किया, देखो इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, रोटेट हो गया. पहले क्या था? अंगूठे के सामने अंगूठा था, अभी नहीं है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गई. तो क्या ये इथेन से मीथेन बन गया? अरे नहीं, वो तो इथेन ही है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो गई, मतलब जगह चेंज हो गई. मैं तुम्हें यहाँ से उठा के वहां बैठा दूं तो तुम वही हो, मैं भी वही हूँ, पढ़ भी वही रहे हैं, सेम कुछ, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो गया. डन. स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में तुम कहाँ जगह रोक के बैठे हुए हो वो चेंज कर दी मैंने, तो वो हो सकती है. सिंपल है. ओके, change into one another. Such spatial arrangements of atoms which can be converted into one another by rotation around a carbon-carbon single bond are called conformations or conformers or rotamers. मतलब अगर ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट की, तो ये अरेंजमेंट के बाद बनने वाले जो स्ट्रक्चर है उसको तुम कॉन्फॉर्मर्स बोल सकते हो, रोटामर्स बोल सकते हो और कॉन्फॉर्मेशंस बोल सकते हो. सिंपल है. कितना भारी भरकम वर्ड लग रहा था, लेकिन है क्या? कुछ भी नहीं है. क्या है? फिर से ये दोनों हाइड्रोजन है ना, वो है, समझ लेना. ओके, मैं सिर्फ ये एक हाइड्रोजन एक कार्बन, दो ही चीज, 4 ही चीजों को दिखा रहा हूँ. एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, ऐसे ये जुड़े हुए हैं ऐसे. भाई ये सिग्मा बॉन्ड है, रोटेट हो सकते हैं. हाँ ठीक है, रोटेट करवा दो, कोई बात नहीं. हाँ तो रोटेट हो सकता है, तो रोटेट कर लेंगे. हाँ तो करो. तो ये हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है. ओके, ये कार्बन के सामने ये कार्बन है. अब इसको रोटेट करो यार, रोटेट हो गया.
अभी भी कार्बन के सामने तो कार्बन ही है, हाँ, लेकिन हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन नहीं है। तो ये वाला था वो पहला स्ट्रक्चर, ये वाला है वो दूसरी स्पेशल अरेंजमेंट है। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को एक दूसरे के रोटामर्स कन्फॉर्मर्स बोलेंगे। सिंपल, समझ में आ गया? जितना हो सके उतना मैं समझ में आ जाए उतना इजी करके बता रहा हूँ, नहीं तो कभी कभी अगर तुम सेल्फ स्टडी में पढ़ो तो ऐसा लगे क्या है यार ये सब, ऐसा लगेगा, वैसा टॉपिक है, लेकिन इजी है, बहुत ही इजी है। ओके, डन। चलो, so alkanes can thus have infinite number of conformations by rotation around this carbon carbon single bond. by infinite number of बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं हर बार एंगल बदल दूंगा ना, जैसे अभी 10 डिग्री रोटेट किया इसको तो एक अलग बन गया, तो दो हो गए, पहले ये था ये दूसरा, और 10 के बाद 11 डिग्री कर दिया, 12 कर दिया, 13, 15, 90, 91, 92, 180 पे ले गया। कितने इनफाइनाइट एंगल पे रख सकता हूँ ना मैं, तो 10 पे रख सकता हूँ, फिर 10.1 पे भी रख सकता हूँ, 10.2 पे भी रख सकता हूँ, 11 पे भी, कितना सारा रोटेशन रख सकता हूँ, इनफाइनाइट बनेगा। सिंपल है। ओके, तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स बन सकते हैं, ठीक है। However, it may be remembered that rotation around carbon-carbon single bond is not completely free. तो भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एकदम फ्री हो सकता नहीं है, वहां पर भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस लगेंगे, वो अभी देखेंगे हम। इट इज हिंडर्ड बाय अ स्मॉल एनर्जी बैरियर ऑफ 1 to 20 किलो जूल पर मोल। वो हिंडर्ड का मीनिंग होता है रेजिस्ट करना, अवरोध जिसे हम बोलते हैं। तो हिंडर्ड बाय दी स्मॉल एनर्जी बैरियर, एक एनर्जी बैरियर है, वो स्मॉल एनर्जी बैरियर कितनी है 1 to 20 किलो जूल पर मोल, मतलब तुमने 1 मोल इथेन लिया हुआ है तो उसमें 1 to 20 किलो जूल वाला एनर्जी बैरियर होगा। उससे क्या है, ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड्स, वीक रिपल्शन एडजेसेंट, ड्यू टू वीक रिपल्शन फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड्स। मतलब क्या, ये देखो अगेन, कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, डन। अब ये हाइड्रोजन है तो उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, इसके ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ओके, तो इतना है। अब ये मैंने रोटेट करवाया तो ये रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया ना। क्यों कम हो गया, क्योंकि दूर चले गए तो रिपल्शन तो कम होगा। पहले नजदीक थे एकदम सामने ऐसे, मतलब ऐसा समझो तुम किसी को रिपल करने का नेचर है तुम्हारा, देख के ही भाग जाओगे वैसा। ओके, तो एकदम सामने रोज देखने को मिले तो क्या है, रोज ही देखने को मिलेगा, एकदम सामने ही है, रोज उसके सामने जाना ही पड़ेगा, तो वो रिपल्सिव नेचर तो रहने ही वाला है। लेकिन मान लो कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया कहीं और स्कूल और ट्यूशन, अभी की बात नहीं है, बाद की बात, मतलब अभी तुम्हें मिलना जुलना होता नहीं, अभी भी अगर मिल गए तो रिपल्शन, लेकिन मिलना जुलना कम होता है। सपोज ऐसे हो गए तुम, ओके, तो अब क्या होगा, वो रिपल्शन कम होगा। क्यों, देखने ही नहीं मिलता, वो भाई गया, डन। ओके, तो वो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन तो फिर सर एकदम घुमा दो ना, एकदम कभी जिंदगी में देखने ना मिले वैसा कर दो, कभी रिपल्शन ही नहीं, वैसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एनर्जी बैरियर है, मतलब कि ये हाइड्रोजन में घुमा रहा हूं, ये हाइड्रोजन के साथ तो वो रिपल कर रहा है, लेकिन वहां पर दूसरा हाइड्रोजन होगा, उससे भी तो रिपल होगा। ये कार्बन के तो 4 हाइड्रोजन है ना, एक ऐसा है तो एक ऐसा भी है। अभी मैं यहां से ऐसे कर रहा हूं तो इसके साथ रिपल्शन कम हो रहा है, लेकिन वो भाई साहब के साथ नजदीक जा रहा हूं तो रिपल्शन बढ़ेगा ना, तो उसकी एक लिमिट है। समझ में आ रहा है? पक्का श्योर? ये सामने है तो उनके बीच का रिपल्शन है, अभी दूर जा रहे हैं तो रिपल्शन कम हो रहा है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा, ऐसे ये कार्बन के साथ ये ऊपर हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, तो अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो पहले ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में इतना कुछ रिपल्शन था नहीं, दूर ही थे ऑटोमेटिकली वो तो। लेकिन अब इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये लोग तो नजदीक थे, उनका रिपल्शन कम हो रहा है, लेकिन इनका रिपल्शन बढ़ रहा है, देखो, क्योंकि वो लोग तो नजदीक आ गए ना। अब ये भाई साहब किसके सामने आ गए, यहां जो था उसके सामने आ गया, रोटेशन होने की वजह से। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि अपने मन मर्जी से जितना घुमाया उतना घुमा लिए, उसकी एक रिस्ट्रिक्शन लिमिट है, वही बोलते हैं हम, उसको ही बोलते हैं एनर्जी बैरियर, विच इज 1 to 20 किलो जूल पर मोल। आया समझ में?
पक्का? ओके, सो दैट इज द एनर्जी बैरियर. नाउ such a type of repulsive interaction is called torsional strain. तो ऐसे repulsive interactions को क्या बोलेंगे? torsional strain. डन? सिंपल है. अभी हमने टॉर्शन फिजिक्स में देखा था, टॉर्क भी देखा था, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये देखो ना भाई, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा. ओके, डन. सिंपल समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया टॉर्शनल स्ट्रेन. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन. तो इथेन में कन्फॉर्मेशन समझते हैं हम. इथेन मॉलिक्यूल कंटेन्स अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विथ ईच कार्बन एटम अटैच्ड टू द 3 हाइड्रोजन. ये सब पता है. कंसिडरिंग द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ द इथेन, मतलब बॉल और स्टिक मॉडल होना चाहिए. जैसे कि ऐसा समझो, यहाँ पर कार्बन है, बॉल, एक बॉल यहाँ पे चिपकाया हुआ है, ये बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड यहाँ पर, तो ये कार्बन है बॉल, ये दूसरा कार्बन. फिर वैसी ही ये जो स्टिक है, वैसी ही एक स्टिक यहाँ पर हाइड्रोजन, दूसरी स्टिक यहाँ पर हाइड्रोजन, तीसरी स्टिक यहाँ पर हाइड्रोजन, वैसे ही 3 यहाँ पर, तो C2H6 हो गया. ओके, लाइक दैट. हाँ, सो कंसिडरिंग द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन, कीप वन कार्बन एटम स्टेशनरी एंड रोटेट द अदर कार्बन एटम अराउंड द CC axis. This rotation results into infinite number of spatial arrangements of the hydrogen atoms attached to the one carbon atom with respect to the hydrogen atom attached to the other carbon atom. सिंपल है ये. तो अभी हमने डिस्कस किया ना, इनफाइनाइट रोटामर्स बन सकते हैं और कन्फॉर्मर्स बन सकते हैं, जैसा जैसा तुम्हारा रोटेशन. ओके, सो दीज आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर. मतलब वो तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है तो वही. यहां से मैंने ऐसे घुमा दिया तो भाई वो उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन है तो इथेन ही ना भाई, है तो इथेन ही, तो आइसोमर्स ही है वो, C2H6 ही है वो भी. ओके, तो उसको कौन से आइसोमर्स बोलेंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. Thus there are infinite number of conformations of ethane. However, there are 2 extreme cases. 2 extreme case है. One such conformation in which hydrogen atom attached to the 2 carbons are close together as possible is called eclipsed conformation, and other in which hydrogen are as far apart as possible is known as staggered conformation. ये क्या है बताता हूँ. ऐसा conformation जिसमें हाइड्रोजन जितने हो सके उतने ज्यादा एक दूसरे के साथ में है, पास में है, उसको बोलते हैं eclipsed conformation. और जितना हो सके उतना ज्यादा दूर हो, 2 हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो वो हो जाएगा हमारा स्टैगर्ड. सिंपल है. अब ये स्टैगर्ड और वो क्या है, देखो, कार्बन और हाइड्रोजन. ऐसा समझो, ये कार्बन है, उसका ये हाइड्रोजन, ये कार्बन है, उसका ये हाइड्रोजन, लेकिन मैं ऐसे दिखा रहा हूं तुम्हें. डन. फिर ये कार्बन है, उसका एक हाइड्रोजन ये ऐसा ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन मान लो कि ऐसे है यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन ऐसे है नीचे, हो गए 3 हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. समझ में आ गया कैसा है? अभी हमारे पास बॉल एंड स्टिक मॉडल नहीं है, तो मैं तुम्हें ऐसे उंगलियां मॉडल के साथ समझा रहा हूँ. ओके, तो ये एक हाइड्रोजन, ये अंगूठा दूसरा हाइड्रोजन, और ये इस साइड भी होगा वो तीसरा, और चौथा टेट्रावैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. ओके, ऐसे है. अब देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के एकदम सामने है, तुम देखोगे तो एकदम सामने है, बस यही एक्लिप्स्ड है, खत्म. ये जितना नजदीक होना चाहिए वो सेम इतने नजदीक है. समझ गए? अभी दूसरा, अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ. रोटेट कैसे करना है? एक कार्बन को फिक्स रखो, दूसरे को हिलाओ. हाँ, तो मैं इसको फिक्स रखता हूँ, इसको हिला रहा हूँ. ओके, इसको रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर दिया. अब तुम्हें कैसा लगेगा? इसका ये हाइड्रोजन ऐसे है यहाँ ऐसे, और ये एक, ये दूसरा, उसके बीच में ये तीसरा आ गया. कौन सा? ये इसका, ये. अभी तुम्हें 3 दिखेंगे ना, तुम सामने से देखोगे तो 3 दिखेंगे. क्यों? ये एक, फिर ये दूसरा, और इसका जो ओरिजिनल होगा वो तीसरा. इतने प्लेन में 3 दिखेंगे तुम्हें. तो ये एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, और उसके बीचों बीच आ गया. मैक्सिमम पॉसिबल है वो. अगर वो मैंने एग्जैक्ट ऐसा कर दिया तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहा था और ये जो हाइड्रोजन है वो उसके पीछे चला गया, तो तुम्हें वापस इक्लिप्स्ड ही मिलेगा. समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहां पर भी जो ऐसे हाइड्रोजन था वो इसके पीछे आ जाएगा. ऐसे किया तो वो इसके सामने आ गया, तो तुम्हें लगेगा कि भाई कुछ घुमाया है. नहीं, मैंने तो घुमाया, लेकिन 90 डिग्री से घुमाया, तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं कि सर आपने तो कुछ घुमाया ही नहीं. हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन था, अभी भी हाइड्रोजन है. अरे वो हाइड्रोजन ये वाला था, अभी ये वाला है. अंडरस्टूड? तो एकदम नजदीक में जितना पॉसिबल हो उतना है, ये है एक्लिप्स्ड. और दूर, तो दूर कितना है? ये दोनों के बीच में ऐसे,
तो ये हो गया हमारा सिंपल स्टैगर्ड। समझ में आ गया? पक्का? सिंपल है। ओके, फिर से एक बार बता देता हूं। देखो क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बस ऐसे है। डन। ओके, ये कार्बन और उसकी टेट्रावेलेंसी है। और मैं क्या कर रहा हूं, ये कार्बन के पीछे ही दूसरा कार्बन है, ऐसे लगे हुए हैं। ये कार्बन के पीछे ही दूसरा कार्बन है। ओके, अभी पीछे के लिए मैं ऐसे दिखाता हूं। देखो ये एग्जैक्टली उसके पीछे है। डन। ये कार्बन के पीछे वो बॉन्ड के साथ वो कार्बन, ये हाइड्रोजन के पीछे ही उस साइड। मतलब तुम सामने से देखोगे तो एक ही दिखेगा ना। ऐसे मैं ऐसे करके तुम्हें बोलूं कितने हाथ है, तो तुम्हें पाम तो सर एक ही दिखाई दे रहा है, लाइक दैट। डन। ओके, तो एग्जैक्ट पीछे है। अब मैं वो पीछे वाले को रोटेट कर रहा हूं, आगे वाला वैसे का वैसा ही है। तो क्या होगा, ये रेड और ये रेड, उसके बीच में ये ग्रीन वाला आ जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इससे पहले ये जो था एक के पीछे एक, जितना हो सके उतना नजदीक, वो था एक्लिप्स पे। और अब ये हो गया है, ये रेड यहाँ है और ग्रीन यहाँ है और दूसरा रेड यहाँ है, तो ये क्या हो गया, स्टैगर्ड। ये यहाँ चला गया, ये वाला जो था वो यहाँ चला गया, ये वाला जो था यहाँ चला गया और ये वाला है वो यहाँ चला गया, तो ये हो गया स्टैगर्ड। सिंपल है। पक्का? ओके चलो। हाँ, सो staggered and eclipsed. Any other intermediate conformation is called skew conformation. मतलब मैंने तो मैक्सिमम जितना था पहले तो एक्लिप्स था, फिर मैक्सिमम जितना होगा वो स्टैगर्ड, लेकिन बीच में मैं सर थोड़ा इतना किया तो उसको बोलेंगे स्क्यू, बीच वाला। मैक्सिमम नजदीक एक्लिप्स, मैक्सिमम दूर स्टैगर्ड, और वो मैक्सिमम के बीच वाला स्क्यू। सिंपल। ओके, स्क्यू कन्फर्मेशन ये सब समझने के लिए है। लिखना तुम्हें यही ये वर्डिंग और सेंटेंस यही यूज करना है, फिर ऐसे बीच में वो स्क्यू ऐसे मत लिख देना। ओके, सो इट मे बी रिमेंबर्ड दैट इन ऑल कन्फर्मेशंस द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम। वो तो सेम ही रहेगी। सपोज ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये जो एंगल होगा वही रहेगा ना भाई, भले ही तुम ये रोटेट कर दो तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तो उतना ही रहेगा। सिंपल है। तो बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ तो वही रहने वाली है। एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब ये क्या बला है? ओके तो इजी है। ओके, 100 हॉर्स मतलब 100 हॉर्सेस, ऐसा नहीं। ये हमारा 100 नहीं है, ये इंग्लिश वाला 100 है। ओके, एंड नया मानुस। ओके, न्यूमैन। अच्छा, तो न्यूमैन्स लॉ उसमें था, पीरियोडिक में न्यूमैन्स लैंड था। फोर्थ नहीं, वो तो हाँ फोर्थ पीरियड नहीं, फोर्थ तो केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। करेक्ट। ओके, उससे पहले थर्ड वाला। ओके, पीरियोडिसिटी वाला, पीरियोडिक टेबल वाला। यस, ओके, तो उसमें था। हाँ चलो, सो न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके, अब ये क्या है, बहुत ही इजी है। देखो, भले ही कितना डिफिकल्ट नेम लगे, बहुत इजी है। 100 हॉर्स मतलब क्या पता है? एकदम इजी बता दूं तुम्हें तो फिर हाँ इतना इजी है सर, ऐसा लगेगा। ये तुम देख रहे हो सामने से, ये तुम सामने से जो देख रहे हो ना, उसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। खत्म। हाँ, सामने, हाँ एक्लिप्स है, अभी भी है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? न्यूमैन्स एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। ओके, तो तुम अभी कौन सा देख रहे हो? न्यूमैन एक्लिप्स्ड। अब कौन सा देख रहे हो? न्यूमैन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। डन। हाँ, न्यूमैन लगाना है। अब ऊपर, अभी रुको, आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ ऊपर से, तो मुझे ऊपर से जो दिख रहा है ना, तो ये कौन सा है भाई? एक्लिप्स्ड है। तो 100 हॉर्स एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शन, और ये घुमा दिया 100 हॉर्स स्टैगर्ड प्रोजेक्शन। खत्म। डन। बस इतना ही है। ओके, तो इसीलिए मैंने बोला ना, जितना इजी मैं समझाऊं उतना ही इजीली मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ओके, सिंपली अगर ऐसे खड़े हो तो तुम बोलोगे चिराग सर खड़े हैं, हाँ, तो एकदम सीधे ही खड़े हैं तो एक्लिप्स, और सामने से देख रहे हो तो न्यूमैन एक्लिप्स चिराग सर, ऐसे। ओके, और फिर ऊपर से देख रहे हो तो तुम बोलोगे अच्छा अभी भी 100 हॉर्स लेकिन एक्लिप्स भी है, तो 100 हॉर्स एक्लिप्स चिराग सर, ऐसे।
फिर मैं थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया, तो तुम बोलोगे न्यूमैन स्टैगर्ड चिराग सर। और ऊपर से देखोगे तो न्यूमैन सॉरी ऊपर से देखोगे तो सॉ हॉर्स स्टैगर्ड चिराग सर। डन? ओके ओके चलो व्यू। हाँ 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 क्या? अच्छा हाँ, तो कहने का मीनिंग क्या था? 100 हॉर्स मतलब सिंपली समझ लो टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब 100 हॉर्स प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्शन की मेथड है यार। प्रोजेक्शन 3 टाइप के होते हैं, इंजीनियरिंग किया तो उसमें आएगा क्या? टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट की 3 ही मेथड, 3 ही व्यू होता है। 3 व्यू से अगर तुम्हें पता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा लग रहा है तो तुम उसको ड्रॉ कर सकते हो 3D में। जैसे कि ये चेयर है, ओके, तो ये चेयर को एक होता है फ्रंट व्यू जो तुम देख रहे हो, तो तुम बोलोगे सर ऐसे नीचे एक डंडा है, फिर यहाँ तो एक लाइन दिख रही है। क्यों? क्योंकि सामने से तुम्हें ये पार्ट तो दिखने ही नहीं वाला, सामने से तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एक लाइन ही दिखेगी और यहाँ पर ऐसे एक रेक्टेंगल दिखेगा। सर एक लाइन है, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल है और उसके नीचे 2 डंडे हैं, एक डंडा है, ओके, और यहाँ पर तो लाइन भी नहीं दिखेगी, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट तो साइड व्यू में से दिखेगा ना भाई, फ्रंट व्यू में से थोड़ी दिखेगा। डन? तो ये होता है फ्रंट व्यू। अब मैं साइड में से देख रहा हूँ तो साइड व्यू, तो साइड में से सर पहले ऐसे सीधा रेक्टेंगल दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे लाइन दिख रही है तो नहीं दिखेगा ना। साइड व्यू में कहाँ है रेक्टेंगल? साइड व्यू में देख रहा है। और टॉप व्यू, टॉप व्यू में यहाँ पर लाइन दिख रही है और यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है। सर वो नीचे वाला डंडा तो दिख ही नहीं रहा, तो नहीं दिखेगा ना भाई, वो तो उसके पीछे है, मैं तो टॉप से देख रहा हूँ। अंडरस्टूड? तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के 3 प्रोजेक्शंस होते हैं, फ्रंट, टॉप एंड साइड। और वो 3 अगर तुम्हें पता हो तो उसका ड्राइंग तुम ड्रॉ कर सकते हो। अगर इंजीनियरिंग लिया तो आएगा, अदरवाइज भूल जाओ उसको, मतलब इतना याद रख लो बहुत है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 100 हॉर्स को नाम बोला है। टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन है वो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, और फ्रंट व्यू का जो प्रोजेक्शन है उसको बोले हैं हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तो एक्लिप्स्ड तो हम समझ लिए थे, स्टैगर्ड भी हम समझ लिए। तो 100 हॉर्स एक्लिप्स्ड, 100 हॉर्स स्टैगर्ड ऊपर से देखे तो, एंड स्टैगर्ड न्यूमैन भी समझ लिए हम, तो न्यूमैन स्टैगर्ड, न्यूमैन एक्लिप्स्ड। डन? ओके क्या वो अभी देखोगे तो पता चलेगा। देखो ये देखो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। In this projection, the molecule is viewed along the molecular axis. It is then projected on paper by drawing the central CC bond as a somewhat longer straight line. Upper end of the line is slightly, ये सब सिर्फ पढ़ना है, लिखना विखना नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा कैसे ड्रॉ करते हैं ऐसा, लेकिन आइडेंटिफाई करना पूछा जाएगा। ओके, लाइन इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट हैंड साइड। In the front carbon is shown at the lower end of the line, whereas the rear carbon मतलब पीछे वाला carbon is shown at the upper end. Each carbon has 3 lines attached to it corresponding to the 3 hydrogen atoms. The lines are inclined at an angle of 120 to each other. क्यों? क्योंकि इथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में उतना बॉन्ड है। Okay, 100 Hz projection of eclipsed and staggered conformations of ethane depicted like this. तो ये ऊपर वाला जो है वो कौन सा कार्बन है? पीछे वाला, और नीचे वाला जो है वो है आगे वाला। तो ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो देखो ये लाइन के नीचे लाइन आ रही है, मतलब तुम कैसे चेक करोगे सर लाइन के पीछे लाइन आ रही है, पैरेलल है या नहीं वो चेक करो। देखो ये है तो इसके पैरेलल, देखो ये है उसके ही पैरेलल आया, ये है तो उसके पैरेलल आया। समझ में आ रहा है? दे आर पैरेलल लाइंस। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा पीछे है या नहीं? पैरेलल से चेक करो। पैरेलल से मतलब पता है ना पैरेलल तो। ओके, तो ये जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ऊपर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो ऐसा है। अभी ऐसा है कि इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, एक्सटेंड करके ऊपर जाऊंगा, अरे वही आ गया। ये ऐसा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तुम मूव हो सकते हो। अब यहाँ से ऐसे गया वही है, यहाँ ओके सीधा सीधा गया वही, तो ये सब पैरेलल लाइंस है, तो एक्लिप्स्ड हो गया। अब यहाँ पर पैरेलल जाओ, देखो हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो ये स्टैगर्ड है, तो ये सीधा, अब ये सीधे गए यहाँ, देखो ये बीचों बीच आ गया, ये देखो ना ऐसे ही पैरेलली तुम गए बीच में आ गया, इसका गए तो बीच में आ गए। मतलब क्या, इसमें तुमने घुमाया कौन सा? वो वाला, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही था, नीचे वाला तो ऐसा ही है देखो, तो ये वाला तुमने घुमाया पीछे वाला, तो ये क्या हो गया? स्टैगर्ड। अब पैरेलल में आएगा ही नहीं, देखो ये यहाँ से, अब देखो ये भी बीच में आ गया, ये वाला ये भी बीच में आ गया,
अंडरस्टूड? सिंपल है। अभी आइडेंटिफाई करना समझ तो गए, लेकिन देखकर आइडेंटिफाई करना आ जाएगा ना? ओके हाँ। एंड देन न्यूमैन प्रोजेक्शन, इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड एट द सीसी बॉन्ड हेड ऑन, मतलब सामने से। ओके, द कार्बन एटम नियरर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द फ्रंट कार्बन एटम आर शोन by the 3 lines at an angle of 120. The rear carbon atom is represented by a circle and 3 hydrogen atoms are shown attached by वही सब है यार। ओके, तो अब तो तुम टॉप व्यू में से देख रहे हो, सॉरी सामने से देख रहे हो। टॉप व्यू में से देखोगे तो तुम्हें ये कार्बन और पूरी की पूरी ऐसी लाइन दिखाई दे रही हो। ओके, लेकिन अब तुम न्यूमैन्स देख रहे हो, तो न्यूमैन्स मतलब सामने से देख रहे हो, तो सामने से देखोगे तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में इतनी बड़ी लाइन है, वो थोड़ी दिखेगी, वो तो ऊपर दिख रही थी। तो समझ में आ गया? एक्लिप्स और स्टैगर्ड में तो तुम पैरेलल से चेक कर लोगे, लेकिन सॉहर्स और न्यूमैन में कैसे चेक करोगे? न्यूमैन्स में जैसे टॉप व्यू में तुम्हें ऐसी कार्बन है, ये कार्बन, ये ऐसा समझो, ये कौन ही कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये बॉन्ड मुझे कब दिखेगा? मैं ऊपर से देख रहा हूं तो अभी तो ये बॉन्ड दिखेगा। अगर तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा, ये बॉन्ड तुम्हें दिखेगा ही नहीं सामने से देखोगे तो। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे क्या दिखेगा? सर ये गोला दिखेगा कार्बन का, और क्या? तो वही गोला दिख रहा है, तो दैट इज न्यूमैन। डन? ओके, तो ये न्यूमैन है। बस ये एक्लिप्स है, तो अभी एग्जैक्ट पीछे होगा, लेकिन हमें बताएंगे कैसे, इसलिए थोड़ा बहुत उसको टिल्टेड किया होगा। डन? तो पॉइंट और ये गोला पीछे वाला है, और लाइक दिस, फिर ये भी पॉइंट और ये पीछे वाला, तो ये स्टैगर्ड हो गया। सिंपल है, आ गया समझ में? ओके, तो ये था न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अभी उनकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी का रोल, स्टेबिलिटी हमने याद करो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ ही है, वो बुखार वाला लड़का और कोल्ड कफ वाला लड़का। तो भाई जो इसको बुखार है उसको एनर्जी ज्यादा चली गई है, तो वो ज्यादा चली गई है मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, वो धमाल मस्ती नहीं करेगा। मस्ती कौन करे? हाँ, मामा के घर वाला। तो मामा के घर जो मस्ती कर रहा है तो उसकी एनर्जी हाई है, लेकिन स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी अपने घर पे ही मिलेगी। ओके, तो एनर्जी ज्यादा है लेकिन अनस्टेबल है, और घर पर एनर्जी कम है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, तो वो मामा के घर वाला एग्जांपल या बुखार वाला बच्चे का एग्जांपल, जो भी याद हो। ओके, तो वो याद रखना, उसके बेस पे भी तुम ये बता लोगे। इतना ही है, 2 मिनट में हो जाएगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस as mentioned earlier in staggered form of the ethane, the electron clouds of carbon hydrogen bond are as apart as possible। तो भाई स्टैगर्ड मतलब क्या? जितना दूर पॉसिबल हो उतना, जितना नजदीक वाले थे उतने कौन से थे? एक्लिप्स। और जितने दूर पॉसिबल हो उतने कौन थे? स्टैगर्ड। ओके, तो बहुत दूर वाले हैं स्टैगर्ड। नाउ thus there are minimum repulsive force, तो दूर चले गए तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। स्टैगर्ड में कम हो गया ना, तो रिपल्सिव फोर्स कम हो गए, एंड कम हो गए तो मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, उनकी एनर्जी क्या हो गई? रिपल्जन फोर्स कम हो गया। तो अब वो इतना ज्यादा, जैसे कि ये हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, रिपल्जन हो रहा है, अच्छा सा रिपल्जन हो रहा है, तो ये भागने की ट्राई करेगा, थोड़ा बहुत वाइब्रेट भी होगा। ओके, लेकिन ये घुमा दिया मैंने। ओके, तो अब ये रिपल्जन कम हो गया, रिपल्जन कम हो गया तो वाइब्रेशन भी कम हो गया। सिंपल है, मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ गई। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो वही चीज है, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑन द अदर हैंड, मतलब मिनिमम एनर्जी, हाँ मतलब बुखार वाला लड़का, ओके, और घर पर बैठा हुआ लड़का। ओके, चलो, ऑन द अदर हैंड व्हेन स्टैगर्ड फॉर्म चेंजेस इनटू एक्लिप्स्ड फॉर्म, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम क्लोजर टू ईच अदर रिजल्टिंग इन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्जन। तो अभी रिपल्जन बढ़ेगा, वाइब्रेशन भी बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, सो hydrogen bond come closer to check the increased repulsive forces, molecules will have to possess more energy and thus has lesser stability. As already mentioned, the repulsive interactions between the electron clouds which affects the stability of the conformation is called torsional strain। वो तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। ओके, torsional strain मतलब यही थियरी में पहले पढ़ा है। ओके, and magnitude of torsional strain depends upon the angle of rotation। तो रोटेशन एंगल कितना रोटेट कर रहे हो उसके ऊपर टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा। This angle is also called as dihedral angle of और से torsional angle। तो कितने एंगल से तुम रोटेट कर रहे हो उसके बेस पे तुम्हारा टॉर्शनल स्ट्रेन आएगा।
और ये एंगल को क्या बोलते हैं हम, डाइहेड्रल एंगल और टॉर्सनल एंगल। ऑफ all of the conformations of ethane the staggered form has the least torsional strain and देखो staggered form, तो staggered form मतलब रिपल्जन, अभी staggered form मतलब क्या है, वो दूर चला गया मतलब एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, सो staggered form has the least torsional, एनर्जी कम हो गई है तो least torsional strain भी कम है। Okay, and the eclipse form has maximum torsional strain. Therefore, staggered conformation is more stable than the eclipsed. तो stagger की एनर्जी कम हो गई, स्ट्रेन भी कम हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। ओके, वही चीज है, लंबा लंबा लिखा हुआ है, तुम्हें पूछा जाए तो तुम्हें इतना ही याद रखना है, क्या, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम। ओके, thus it may be inferred that rotation around carbon-carbon bond in ethane is not completely free. The energy difference between the two extreme forms is of the order 12.5 kilojoule per mole, which is very small. समझाता हूँ ये क्या है। Even at the ordinary temperatures, the ethane molecule gains thermal or kinetic energy sufficient enough to overcome this energy barrier of 12.5 kilojoule per mole through the intermolecular collisions. Thus, it can be said that rotation about carbon-carbon single bond in ethane is almost free for all practical purposes. It has not been possible to separate and isolate different conformations of isomers of ethane. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल गए कि ये मेरा एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, इसकी कोई एनर्जी होगी, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, मैक्सिमम दूर इतना ही पॉसिबल है, इसकी भी कोई एनर्जी होगी, तो इसकी एनर्जी एक्लिप्स्ड की और स्टैगर्ड की एनर्जी, दोनों फॉर्म की एनर्जी के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस कितना आएगा, 12.5 किलोजूल। सपोज तुम्हारा एक्लिप्स्ड फॉर्म है, उसकी एनर्जी है 10। ओके, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी 10 नहीं, ज्यादा ले लो, 30 ले लो, तो उसकी एनर्जी है 30। अब स्टैगर्ड किया तो एनर्जी कम हुई, तो अभी कम हो गई, कितनी हो गई, 30 से वो हो गई से 17.5, कितनी हो गई स्टैगर्ड में 17.5, तो स्टैगर्ड की एनर्जी कम हो गई। तो ये दोनों का डिफरेंस, एक्लिप्स की एनर्जी कितनी थी 30 किलो जूल, स्टैगर्ड की कितनी हो गई 17.5, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 30 माइनस 17.5 12.5। अंडरस्टूड। तो ये दो एनर्जी मतलब दो तुम्हारे कन्फर्मेशंस कितने हैं, दो, तो वो दो कन्फर्मेशंस के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है 12.5। ये जो एनर्जी डिफरेंस है वही बैरियर है, वही तुम्हारा बोला ना कि स्मॉल एनर्जी बैरियर 0 to 20 किलो जूल पर मोल, पहले हमने पढ़ा अभी, तो ये देखो 0 to 20 किलो जूल पर मोल आ गया ना, 12.5 किलो जूल पर मोल का बैरियर है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि ये बैरियर एक्चुअल में इथेन के लिए बैरियर नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो इथेन होता है उसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ही इतने फास्ट होते हैं, मतलब क्या कि इंटरेक्शंस इतने ज्यादा होंगे कि वो वाइब्रेट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट प्रोड्यूस होगी मतलब एनर्जी बढ़ेगी, वो एनर्जी 12.5 को ओवरकम कर जाएगी। अगर 12.5 को ओवरकम ना करे तो बस इससे ज्यादा रोटेशन तुम नहीं कर सकते। लेकिन इथेन में नॉर्मल केस में ही वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी इथेन के नॉर्मल केस में 12.5 से भी बढ़ जाती है। कौन सी एनर्जी? जो अंदर एटॉमिक रिएक्शंस हो रही है और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो। फिर से पढ़ता हूं, देखो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, सामान्य टेम्परेचर पर द इथेन मॉलिक्यूल गेन्स थर्मल और काइनेटिक एनर्जी, मतलब इथेन के मॉलिक्यूल में थर्मल और काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम दिस बैरियर। ओके, उससे ज्यादा ही होगा तो इनफ है भाई, तो क्या है, तुम फ्रीली रोटेट करवा सकते हो। अगर सफिशिएंट इनफ नहीं होता काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी, तो रुक जाते भाई, बस ये तुम्हारा एक्लिप्स्ड और ये स्टैगर्ड, इससे ज्यादा रोटेशन नहीं होगा, ये एनर्जी बैरियर हो गया है। ओके, लेकिन इथेन के केस में 12.5 किलो जूल पर मोल तो ऐसे ही उससे ओवरकम कर जाते हैं, इसलिए इथेन में तुम्हें जितना घुमाना हो घुमाते रहो। समझ में आया? पहले उन्होंने बोला कि भाई ये जितना घुमाना है उतना नहीं घुमा सकते, एनर्जी बैरियर है, रिपल्जन की बात की, फिर वो रिपल्जन की वैल्यू हमने निकाली तो वो कितनी आई 12.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली इथेन के केस की बात चल रही है, किसी के भी नहीं,
इथेन में ये एनर्जी बैरियर जो है उसको इजीली ओवरकम किया जा सकता है, इसीलिए इथेन को फ्रीली रोटेट करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है thus it can be said that rotation about carbon carbon single bond in ethane is almost free, घुमाओ जितना घुमाना है, ओके, for all practical purpose. It has not been possible to separate and isolate different conformational isomers of ethane. इथेन के तो कॉन्फॉर्मर्स कैसे बनाओगे फिर, डिफरेंट कैसे बनाओगे? डन, सिंपल, समझ में आ गया। यहाँ पे लास्टली फाइनली क्या बोला है उन्होंने, ये मतलब पहले हमने स्टैगर्ड समझ लिया, एक्लिप्स समझ लिया, न्यूमैन समझ लिया और सोहर्स भी समझ लिया। वो समझने के बाद ये पूरे टॉपिक में हमें सिर्फ स्टेबिलिटी, एनर्जी एंड टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करनी है। तो जो एक्लिप्स्ड है उसकी एनर्जी है, ओके। अब स्टैगर्ड होगी तो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, एनर्जी कम हो गई मतलब टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो गया। दैट्स एनर्जी कम, टॉर्शनल स्ट्रेन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा, टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, दैट्स इट। और बोला है कि भाई 12.5 स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स्ड फॉर्म के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है, वही है तुम्हारा एनर्जी बैरियर। मतलब कोई भी होगा एनर्जी, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है उसकी एक एनर्जी होगी, स्टैगर्ड फॉर्म है उसकी एनर्जी होगी, उनों का डिफरेंस निकालोगे तो इथेन के केस में वो कितना है 12.5। लेकिन इथेन के मॉलिक्यूल में थर्मल और काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो 12.5 से बढ़ जाती है, तो ये बैरियर रहा ही नहीं, फिर इथेन के मॉलिक्यूल को घुमाओ तुम्हें घुमाना है। इसलिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, ऑलमोस्ट फ्री फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, मतलब तुम्हें रोटेशन करना हो तो कर सकते हैं। डन, समझ में आ गया? अब यही केस अगर तुम्हें इथीन में करना है तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को तो तुम घुमाओगे लेकिन ऊपर का पाई बॉन्ड ट्विस्ट होके वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। ऐसे है तो ऐसे ट्विस्ट होके वापस जैसा था वैसा, ट्विस्ट होके वापस जैसा था वैसा। कि सिग्मा तो एक ही है ना, तो तुम घुमाओ, हाँ, तो वो तो टूट जाएगा, फिर ज्यादा घुमाने जाओगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ओके। तो कन्फर्मेशंस पॉसिबल अल्केन्स में है, नॉट अल्कीन्स। डन, सिंपल, समझ में आ गया कन्फर्मेशंस? श्योर, इजी था, ओके। देखकर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ में आया ना, फिगर के बेस पर, अंडरस्टूड?